गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लेटो के ऊपर बात कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हम प्लेटो की आत्मा के ऊपर, ये प्लेटो ने आत्मा को लेकर क्या कहा है उस पर बात हो रही थी। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में ज़िक्र किया था कि प्लेटो आत्मा को लेकर 3 सिद्धांत उसके साथ जोड़ते हैं। पहला, आत्मा अमर है। दूसरा, आत्मा मृत्यु के बाद अगर अमर है तो वो मृत्यु के बाद भी बनी रहेगी, है ना। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी उसका आवागमन लगा रहता है। ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी को मानते हैं प्लेटो कि जन्म होता है आत्मा का, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। जिसने जन्म लिया है मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है वो वापस जन्म लेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, तो क्या फिर इसी चक्र के अंदर आत्मा घूमती रहेगी या इसका कोई अंत भी है? डेफिनेटली अंत है। प्लेटो की नज़र में इसका अंत है। उसका लास्ट जो आत्मा की मंजिल है वो है स्वर्ग, जहाँ वो प्रत्ययों के साथ प्रत्ययों के ऊपर ध्यान लगाते हुए ध्यानमग्न होती है। और तीसरा जो सिद्धांत वो आत्मा के साथ जोड़ते हैं वो है रिकलेक्शन का, पुनर्स्मरण का। अब इस सिद्धांत का मतलब क्या है? देखिए, प्लेटो मान रहे हैं कि जन्म से पहले हर आत्मा आइडियल वर्ल्ड में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में आइडियाज़ के साथ रहती है। फिर वो इस जगत में जन्म लेती है और वो मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पर उसकी वासनाएं, डिज़ायर्स, इनमें वो फंसती है। तो मैटर के साथ जब उसका एक एसोसिएशन होता है और जब उसके ऊपर डिज़ायर्स, जब उसके ऊपर वासनाएं, कामनाएं हावी होती हैं, तो वो उन आइडियाज़ की जो नॉलेज थी उसकी जो मेमोरी थी, वो स्मृति उसकी धूमिल पड़ जाती है। सवाल ये उठता है कि फिर जब वो भूल चुकी है तो फिर वो वापस कैसे याद आता है? प्लेटो कहते हैं कि ये जो जगत की वस्तुएं हैं, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उन आइडियाज़ की कॉपीज़ हैं, है ना, या ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स उसमें आइडियाज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं का ये एक्सप्रेशन है। तो जब सोल इन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को देखती है, ऑब्ज़र्व करती है, तो उसको संकेत मिलते हैं वापस उन्हीं आइडियाज़ के, और वापस वही आइडियाज़ उसको याद आते हैं। और ये जो वापस याद आना है, ये जो पुनर्स्मरण है ना, इसकी वजह से आत्मा को आइडियल वर्ल्ड के संकेत मिलते हैं। उसको वापस से वो आइडियाज़ उसके जहन में उसके मेमोरी में आते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि ऑल नॉलेज इज़ रिकलेक्शन। सारी ही नॉलेज हमारी आत्मा में अंतर्निहित है। इसलिए बाहर से नॉलेज नहीं आती। बाहर से आप कितनी ही इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के अंदर डालते रहें, वो कभी भी नॉलेजेबल नहीं होगा। आत्मा में अंतर्निहित है नॉलेज तो, लेकिन उसको जब ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं कि वो जो अंतर्निहित ज्ञान है वो अभिव्यक्त हो सके, तो फिर वो नॉलेज वापस रिकलेक्ट होती है। अब सवाल ये है कि ये मौके कैसे मिले? इसका जवाब
सोक्रेटिस ने भी बहुत अच्छे से दिया और प्लेटो भी देते हैं कि एक तो संकेत मिलते हैं जब हम सपोज़ हम मछली को देखते हैं, मछली को तैरते हुए देखते हैं, तो हमें आइडिया ऑफ फिश की वापस मेमोरी जागृत हो सकती है, संभावना बनती है इसकी बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, जब डायलेक्टिकल मेथड से हम उन आइडियाज़ तक पहुंचते हैं, क्लियर होते हैं, है ना। संवाद के माध्यम से बार बार प्रश्न फिर उत्तर उसका ढूंढते हैं, हम संवाद करते हैं किसके साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको खुद को भी नॉलेज है आइडियाज़ की, तो फिर हमारे अंदर जो ये अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति है ये वापस से उभरती है। अब सवाल ये उठता है कि रिकलेक्शन हो गया, एक प्रश्न फिर यहाँ जहन में आता है कि सवाल ये है कि जब आत्मा आइडियल वर्ल्ड में आइडियाज़ के साथ रहती है तो वापस जन्म ही क्यों लेती है, वजह क्या है? इसका सही जवाब प्लेटो के दर्शन में नहीं मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्लेटो नीति शास्त्र को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी मॉरल थ्योरी क्या है। देखिए, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा है, ठीक वैसे ही उसकी मॉरल फिलॉसफी भी है। हमने उनकी ज्ञान मीमांसा में देखा कि वो एक उसकी शुरुआती एक नेगेटिव पोर्शन से होती है और फिर एक पॉजिटिव पार्ट आता है। तो पहले वो ये बताते हैं कि ज्ञान क्या नहीं है और फिर बताते हैं कि ज्ञान क्या है ना। वो ज्ञान क्या नहीं है, इस पोर्शन में वो यूनान में जो दो बहुत ही ज्ञान के सिद्धांत प्रचलित थे उनकी आलोचना करते हैं। उनमें से एक सिद्धांत था नॉलेज इज़ परसेप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष है, और दूसरा सिद्धांत था नॉलेज इज़ ओपिनियन, ज्ञान मत है। और इन दोनों सिद्धांतों की वो आलोचना करके फिर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। ये सारी बातचीत हम प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी में कर चुके हैं। ठीक वैसे ही उनकी जो मॉरल फिलॉसफी है उसकी शुरुआत होती है जहाँ वो ये बताते हैं कि सद्गुण क्या नहीं है ना। उस वक्त दो सिद्धांत प्रचलित थे, एक वर्च्यू इज़ प्लेजर, सद्गुण सुख है, और वर्च्यू इज़ राइट एक्शन, आप जो उचित कर्म है, जो सही कार्य है, जो सही व्यवहार है, जो उचित व्यवहार है, वो सद्गुण है। प्लेटो इन दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। इन दोनों ही सिद्धांतों का आधार वही है कि नॉलेज इज परसेप्शन ना। तो प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण सुख नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए वो कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं। वो पहला आर्गुमेंट ये देते हैं कि जिस तरह से जब ये कहा जाता है कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये कहने से जो ज्ञान है, जो सत्य है, उसकी वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम कहते हैं कि शुभ सुख है, सद्गुण सुख है, तो फिर सुख व्यक्तिगत है। मुझे जो सुख दे रहा है कार्य, आचार, व्यवहार, वो मेरे लिए सद्गुण हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ और कार्य, व्यवहार सुख दे रहा हो तो वो आपके लिए सद्गुण है ना। तो फिर यहाँ पर वस्तुनिष्ठता आ जाएगी, यहाँ पर मॉरलिटी रिलेटिव हो जाएगी, सापेक्ष हो जाएगी। किसके सापेक्ष? मेरी। मुझे जो सुखद लगेगा वो मेरे लिए सद्गुण हो जाएगा, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सुखद होगा वो उसके लिए सद्गुण हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर शुभ
का जो वस्तुनिष्ठ मापदंड है उसको नष्ट कर देते हैं। जबकि जो वर्चू है, जिसे हम नैतिकता कह रहे हैं, जिसे हम मॉरलिटी कहते हैं, वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, वो सबके लिए एक होनी चाहिए, उसका कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड होना चाहिए ना। वो मेरे लिए कुछ हो, आपके लिए कुछ हो, किसी और के लिए कुछ हो, तो फिर समाज में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ये पहला आर्गुमेंट देता है प्लेटो। दूसरा वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि जब हम ये मानते हैं कि सद्गुण सुख है, तो इससे शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, इनका भेद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि फिर ये हर बात व्यक्तिगत हो जाती है, पर्सनल मामला हो जाता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। चोर को लग सकता है कि भाई चोरी करना वर्चुअस है, ठीक है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल उचित व्यवहार है, लेकिन पुलिस को लग सकता है कि चोरी करना पाप है, अपराध है और इसको दंड मिलना चाहिए। अब कौन सही है? इस सिद्धांत से तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो जाते हैं, तो फिर फैसला कैसे हो ना? तो यहाँ पर पाप और पुण्य, सही और गलत की दूरी मिट जाती है। तीसरा जो आर्गुमेंट प्लेटो देते हैं इस सिद्धांत को नकारने के लिए, वो ये है कि जो नैतिकता है वो अपने आप में साध्य होती है, साधन नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए नहीं है, वो अपने आप में शुभ है। जो बात कांट कह रहे हैं कि वो किसी उसके साथ आप कोई शर्त नहीं लगा सकते। सच बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए। सच्चाई अपने आप में उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी वजह से की जा सकने वाली चीज़ है। अब सच बोलना चाहिए क्योंकि हमें उससे सुख मिलता है, सच बोलना चाहिए क्योंकि हमें उससे तारीफ़ मिलती है, सच बोलना चाहिए क्योंकि उससे हमें व्यापार में फ़ायदा होता है। तो हमने यहाँ पर सच्चाई को क्या कर दिया? कंडीशनल कर दिया, उसके ऊपर शर्तें लगा दी हैं। कभी जब वो शर्त पूरी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि झूठ भी बोल देना चाहिए ना। इसलिए जो नैतिकता है वो अपने आप में साध्य है, लेकिन इस सिद्धांत में क्या हो गया? नैतिकता किसके लिए है? सुख के लिए है। तो कभी अगर मुझे दुख मिलेगा तो मैं वो सद्गुण छोड़ भी सकती हूँ। तो फिर सारी ही जो नैतिक व्यवहार है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये आर्गुमेंट देते हैं प्लेटो, और इन आर्गुमेंट्स के ज़रिए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शुभ सुख नहीं है, सद्गुण सुख नहीं है, नहीं कहे जा सकते। तो फिर सवाल उठता है कि फिर प्लेटो किसको मान रहे हैं भाई? सद्गुण है ना। यहाँ पर सद्गुणों को लेकर प्लेटो एक तो ये बात कहते हैं कि सद्गुण वो डिफरेंस करते हैं फिलोसॉफिक वर्चू और कस्टमरी वर्चू में। वो कहते हैं कि एक तो परंपरागत रूप से कुछ रूढ़िगत हम मानते हैं कि ये सद्गुण है, परंपराओं से हमें कुछ सद्गुण मिले हैं, और एक सच्चे सद्गुण हैं जो प्लेटो की नज़र में सद्गुण है। और वो कहते हैं कि जो परंपरागत रूप से हमें आचार व्यवहार सद्गुण हैं, ये दरअसल सद्गुण है ही नहीं, क्योंकि सद्गुण ज्ञान पर आधारित होगा, और जो हमारा परंपरागत व्यवहार है वो हमारा ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो वो किस पर आधारित होता है? वो आधारित होता है, हमें जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ मिली हुई होती है ना। वो हमारी फीलिंग पे बेस्ड हो सकता है, वो हमारे अपने घर वालों, फैमिली, बाप दादा, समाज से मिला हुआ होता है ना। प्लेटो तो इसको कहते हैं कि वो लोगों की नकल मात्र है। ठीक वैसे ही जैसे कि मधुमक्खियाँ या ये चींटियाँ व्यवहार करती हैं कि एक मक्खी दूसरी मक्खी को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लग जाती है,
लेकिन वो व्यवहार क्यों कर रही है इसका जवाब उसके पास नहीं होता है। ठीक वैसे ही समाज में रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं जो आचरण या व्यवहार में दूसरे लोगों की नकल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वो भी नहीं जानते हैं, है ना। धर्म के नाम पर आज हम देखते हैं हमारे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर कि मज़हब के नाम पर लोग हिंसा करते हैं और इसको साहस का नाम देते हैं। तो प्लेटो की नज़र में ये साहस नहीं है। वो कहते हैं कि विवेक शून्य साहस दरअसल सद्गुण है ही नहीं। आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। मेरे समाज के लोग, मेरे धर्म के लोग, मेरे जाति के लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा कर रही हूँ। सोचा ही नहीं है कि क्यों कर रही हूँ, इसके परिणाम क्या होंगे, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो कस्टमरी वर्च्यू हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ लोगों की नकल है। तो फिर प्लेटो की नज़र में सद्गुण क्या है ना। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा व्यवहार जो ज्ञान पर आधारित होता है। जब आप जो एक्शन करते हैं उसका आपको रीज़न भी पता होता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। जब आपका एक्शन रीज़न और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, वो कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, तब आपका व्यवहार सद्गुणी होता है। ठीक है, आगे हम इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।